नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आपके सामने आज हम कक्षा 9 की जो सामाजिक विज्ञान है उसका अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र लेके आए हैं। तो जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आपके सामने जो अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, फाइनल टर्म के जो एग्ज़ाम हैं, उसमें ये आपके लिए एक बहुत ही एक अच्छा मजबूत आपको एक इरादे के साथ एग्ज़ाम में बिठाएगा और आपको बहुत सारे हिंट देगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उसमें हमारे एटलीस्ट हमारे सिलेबस का आधा भाग आता है और इसी क्वेश्चन पेपर में से आपको बहुत सारा जो एग्ज़ाम है, मैं आपको ये मैं बिल्कुल बोल पाऊँगा कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वह आपको पक्की बात है इस पेपर में से जो आपके सामने है वह आपको फाइनल टर्म में मिलेंगे। क्योंकि ये आधा जो हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होता है उसमें मतलब आपका एटलीस्ट 50% क्वेश्चन होते हैं। तो हम बिना टाइम को ख़राब करे बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो बहुत सिंपल था, ये था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं। तो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो सबको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है उसने भी बिल्कुल सही लगाया। लेकिन अगर इसमें प्रश्न आ जाता कि भारत के पहले गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और पहले राष्ट्रपति कौन थे, प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको, और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो आपको एक ही प्रश्न से 4 अलग अलग प्रश्न आपको देखने को मिल गए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आगे चलते हम लोग कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो मैं आपको बता दूं कि भारत की जो संविधान सभा थी, जो कि 1947 में दोबारा गठित की गई थी, क्योंकि भारत की आज़ादी से पहले एक बार संविधान सभा बनाई गई थी और उसके बाद में भारतीय की संविधान सभा दोबारा बनाई गई थी आज़ादी के बाद में। क्योंकि जो शुरुआत में जब पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था भारत से, तब मुस्लिम लीग के सदस्य भी भारतीय संविधान सभा में बुलाए गए थे, जिसमें से और बहुत सारे अन्य अन्य जो रियासतें थी वहाँ के भी सदस्य थे। बट जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो जो संविधान सदस्य जो थे वह कम हो गए। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि 299 संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। जिसमें से आप देखेंगे कि 229 जो थे वो प्रांतों से थे, ठीक है, प्रांतों से थे, मैं प्रांत भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। और अलग अलग रियासतों से थे 70। तो अगर आप इन दोनों को इनको टोटल करेंगे तो आपको 299 मिल जाएगा। रियासत को मैं आर कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। दक्षिण अफ्रीका में श्वेत है, यहाँ पे श्वेत है, श्वेत मतलब सफ़ेद, लोगों के शासन के दौरान अश्वेत लोगों को क्या था, मतलब इसमें आपको टिक करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया वोट देने का अधिकार था, वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ अश्वेतों को वोट देने का अधिकार था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों के शासन में जो अश्वेत लोग थे, मतलब जो ब्लैक पीपल्स थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो गया। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसमें प्रश्न 4 था। देखिए, बहुवैकल्पिक प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने इसमें एक सही देते ही एक आंसर सही चुनते ही आपको 1 नंबर मिल जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे ही आप क्या कहते हैं इसको पढ़ते हैं, तुरंत आपके दिमाग में एक चीज़ एग्जैक्ट दिमाग में खटकती है, क्योंकि आपने वो पहले पढ़ा हुआ होता है। तो जो तुरंत फर्स्ट टाइम में जो आपके दिमाग में आता है, समझ लीजिए कि वो आपका सही उत्तर है। तो उस पर टाइम आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, तुरंत उसको लगा देना है, लेकिन थोड़ा सा समझ के। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो प्रश्न 4 है, अफ्रीका की आज़ादी की लड़ाई किस संगठन ने लड़ी, और यहाँ पे इस बच्चे ने लिख दिया इंडियन कांग्रेस, मतलब जो उस पर टिक मार्क लगा हुआ है। हो सकता है क्या पता इसने बस चेक करने के लिए लगाया हो, लेकिन तो आपको याद रखना है कि कांग्रेस तो थी, लेकिन वह अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी। क्या थी? अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, वो ए अफ्रीका को दर्शाता है। तो अफ्रीकन
नेशनल कांग्रेस मतलब अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। कौन सा देश कभी भी सैनिक शासन में नहीं था? आपको पता होना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश था जिसमें कभी भी किसी सेना ने मतलब वो नहीं किया, शासन नहीं किया हमारे भारत की आज़ादी के बाद। तो वो लोकतंत्र रहा है। सन 1947 में आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र बना। तब से भारत जो है वह लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुदलीय शासन व्यवस्था, जहाँ केवल एक दल होता है, जहाँ दो दल होते हैं, जहाँ बहुत सारे दल होते हैं और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुदल से यहाँ पे इस शब्द में सब कुछ है कि बहुदल मतलब जहाँ बहुत सारे दल हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है कि जहाँ बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं वह क्या कहलाता है? बहुदलीय शासन व्यवस्था कहलाता है, जैसे बाकी भारत में है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7 है कि चीन में किस पार्टी का शासन रहता है? तो चीन में एक ही पार्टी है, वो कि कम्युनिस्ट पार्टी है। तो कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादी पार्टी है, ठीक है। लेनिन के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। तो आपको याद रखना है कि क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का चीन में शासन रहता है। कांग्रेस नहीं है, राउकेल नहीं है, लेबर नहीं है। इसमें लेबर पार्टी पे टिक मारा हुआ है। लेबर पार्टी जो है वह गलत है, जो बच्चे ने इस पर टिक मारा हुआ है। तो आपने जो मैं टिक मार रहा हूँ रेड कलर से, आपको वो देखने हैं और वही आपको लिखने हैं, ठीक है। शासन की विभिन्न प्रणालियों में से सबसे अच्छा कौन सी मानी जाती है? देखिए, हम कौन सी शासन व्यवस्था में रहते हैं? हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र जो है वह सबसे बेहतरीन शासन प्रणाली है, ठीक है। आपको ये टिक मार्क मारने हैं और ये याद भी रखना है, ये आपके लिए रिवीजन भी है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले फाइनल ईयर का भी मैं एग्ज़ाम लेके आऊँ पिछले साल का, तो आपको और ज़्यादा थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो चलते हैं कि नोवा लोकतंत्र में फैसला कौन लेते हैं? तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र में तो जनता ही फैसला लेती है। तो आपने ध्यान रखना है कि लोकतंत्र में अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती जनता, अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती है किसमें? फैसले लेने में, ठीक है। याद रखना कैसे, केवल शासक तो भारत में होते नहीं है क्योंकि लोकतंत्र है, और अधिकारी को कोई फैसले लेने का ऐसा कोई अधिकार है नहीं क्योंकि वह कानून नहीं बनाते। जनता सम्मिलित नहीं होती, ऐसा नहीं है, जनता सम्मिलित होती है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता सम्मिलित होती है। जैसे अभी आप लोग वोट देंगे तो जो आपके चुने हुए प्रत्याशी है, एमएलए हैं, एमपी है, वो संसद में जाएंगे और वह लोग फैसला लेंगे और कोई कानून बनाने के लिए। तो आपके चुने हुए प्रत्याशी जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही इसमें क्या करती है? फैसला लेती है और जनता सम्मिलित होती है। दोआब किसे कहते हैं? दोआब इसे नाम से जाना जाता है कि दो, ठीक है, शुरुआत में दो है तो दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। जैसे गंगा और यमुना के बीच में, ठीक है, गंगा यमुना के बीच में बहुत उपजाऊ भूमि मिलती है, तो वहाँ पर क्या है? दो नदियों के बीच का भाग, ठीक है। इसलिए ही अगर आप देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से क्या था कि लोग वहाँ जब अकाल पड़ा या बाढ़ आई, जो भी वहाँ पे कुछ हुआ, घटना घटी, जिसके कारण सब लोग कहाँ? गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में आ गए और मगध साम्राज्य की उत्पत्ति भी हुई, है ना। ये हम आगे हिस्ट्री में पढ़ते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग है, तो बच्चे ने थोड़ा सा गलत कर दिया। 43% जो है भारत में क्या है? कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग है, ठीक है। और 30 जो है वह पर्वतीय भाग है, ठीक है, पर्वतीय भाग है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और मैदानी भाग कितना है? 43%। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां आपको पता है, सबसे बड़ा रूस है। रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए, चीन, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में भारत, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख सकते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है वह ग्रेट निकोबार में है, क्योंकि देखिए ग्रेट इंदिरा पॉइंट भारत का कौन सा है? बिल्कुल, अगर भारत को अगर देखा जाए, ठीक है, तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो साउथ का सबसे साउथेस्ट पार्ट, जो सबसे निचला भाग है, दक्षिणतम बिंदु है, वह इंदिरा पॉइंट कहलाता है और उत्तरी भाग इंदिरा कॉल कहलाता है।
तो ग्रेट निकोबार, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो क्या है कि यहाँ पे अगर देखा जाए ये अंडमान है और ये निकोबार है, तो निकोबार द्वीप समूह के यहाँ पे कोने पे ग्रेटर निकोबार है, वहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। अगर आपको ये पता है कि कितने राज्यों से गुजरती है तो फिर आप गलती नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप भारत के पश्चिम से, जैसे अगर ये भारत है, समझ लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, भारत के पश्चिम से अगर आप जाएंगे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा आपको गुजरात, ठीक है, फिर राजस्थान, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो इसमें उड़ीसा जो है वह नहीं आता है। त्रिपुरा मिजोरम में त्रिपुरा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, राजस्थान आता है। तो आप इसमें से उत्तर लगाएंगे उड़ीसा। क्या लगाएंगे? उड़ीसा। उड़ीसा एक वो राज्य है भारत का जिसमें से कर्क रेखा होके नहीं लगती। ऐसे लोग जो परिवर्तन का विरोध करते हैं वो होते हैं रूढ़िवादी। ये रूढ़िवादी लोग होते हैं जो कि परिवर्तनों का विरोध करते हैं, जिनको मतलब पुरानी जो बातें हैं वही उनको अपने लाइफ में चाहिए होती है। ठीक है, मतलब वह नए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते, उनका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। मैरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ये प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो याद रखना है आपको कि मैरी एंटोनेट यहाँ पे इसलिए आई क्योंकि जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें जो लुई 16वां था, लुई 16वां, ठीक है, लुई जो 16वां था उसकी कौन थी ये? उसकी वाइफ थी। तो वहाँ की रानी थी, फ्रांस की अंतिम रानी थी मैरी एंटोनेट। लेकिन वो राजकुमारी कहाँ की थी? मतलब असली में उसका घर कहाँ था? तो उसका घर था ऑस्ट्रिया में। कहाँ था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से शादी करके कहाँ आई थी वह? फ्रांस में आई थी। तो आपको क्या करना है? ऑस्ट्रिया को टिक करना है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, टाइद मैंने कर दिया यहाँ पे टिक। टाइद जो है वह क्या था? टाइद था धार्मिक कर। फ्रांस के अंदर की बात हो रही है, ठीक है, धार्मिक कर था टाइद। फ्रांस समाज कितने स्टेट में बटा था? सबको पता है कि जो फ्रांस का स्टेट था वह 3 भागों में बटा था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्लासेस थी वो। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो आपने देखना है कि सबको इस जो सन याद रखना है, 1789। और 14 जुलाई के दिन क्या हुआ था? बास्तील का जो किला था उसका अंत हुआ था, बास्तील। तो यहाँ पे 1789। और इसको याद करने की सिंपल ट्रिक है, 1 7 8 9, 7 8 9 10 ऐसा था ना। तो 7 8 9, 1 7 8 9 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत है। यहाँ पे 14 जुलाई है। अगर 5 में लिखा होता तो भी सही होता, क्योंकि 4 मई को वो 4 से 5 मई के दिन सभा बुलाई गई थी उसकी, जो जनरल्स थे उसकी जो असेंबली होती थी जिसके अंदर बहुत सारे कानून जो होते हैं वो पारित करते थे। और जो लुई 16वां था वह बहुत सारे और कर लगाना चाह रहा था आम जनता पे, जिसके कारण क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति में जो बहुत दिनों से चिंगारी थी बहुत, वह एक आग का रूप उसने ले लिया। और 14 जुलाई 1700 जो 79 है, ये 89 है, 1789 है, इसके दिन ही बास्टिल के किले का अंत हुआ। ठीक है, और फिर लुई सिल्वे को बाद में तो आपको पता ही है कि क्या कहते हैं, मार दिया गया था। यहाँ पे देखिए खंड का, देखिए अभी आपके 20 प्रश्न कंप्लीट होगा और 20 प्रश्न जो है वह ये सारे प्रश्न जो है ये आपको क्या करेंगे? ये सारे प्रश्न आपको हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में, क्योंकि सीधे क्या करेंगे? सीधे सीधे आपको 20 नंबर दिला देंगे। तो ये नहीं छोड़ना, ये अगर आपने छोड़ दिया तो आप गड़बड़ कर देंगे। और इसमें मैप भी है लास्ट में, जो कि आपको, ये आप मान लीजिए कि आपको बहुत आगे पहुंचा देगा। तो मैप और ये 20 नहीं छोड़ने, मैप में भी आई थिंक 10 प्रश्न होंगे, तो आपके 80-30 नंबर आ जाएंगे। लेकिन बहुत ध्यान से चुनना है, ठीक है, इसको नहीं आपने छोड़ना, अच्छे नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे खंड खा में क्या है? मानव संसाधन। तो मानव संसाधन के ऊपर प्रश्न है, शब्दों से आप क्या समझते हैं? तो मानव आपको पता है कि मानविक संसाधन और मानवीय संसाधन जो है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। अभी हम शॉर्ट में फटाफट बस प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं ताकि आप जो है वह क्या कर सके, आप फटाफट इसको नोट डाउन कर सके और इस पर थोड़ा सा अभ्यास कर सके।
एक है कि बांगर और खादर में क्या है, बांगर और खादर में अंतर क्या है। तो बांगर जो है आप याद रखना कि जो बांगर है वो पुराना है, ठीक है, और खादर जो है वो है नया। तो नए 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 जो क्षेत्रफल है, जो नया क्षेत्र है नदियों के किनारे का या जहाँ पे रेत और ऐसे प्रकार की जगह है वह क्या है, खादर है। जो पुरानी चीज़ है वह बांगर है। ओल्ड इज बांगर, ये याद रखना कि भंगार कहते हैं। तो इस तरीके से आप बांगर को याद रखना थोड़ा सा, जो आपकी याददाश्त के लिए, ठीक है। ये है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आप उससे कनेक्ट कर सकें, ठीक है, कि ये ऑल्ट वाला बांगर है और नए वाली कौन जगह हुआ है, खादर है। और आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा कि कुछ खादर के क्षेत्र होते हैं, बोलते हैं खादर चले आओ, खादर चले आओ। खादर का मतलब है जो यमुना या गंगा या अन्य नदियों के किनारे बसे क्षेत्र होते हैं वह, और जो नदियाँ अवसाद लेके आती है ये उसके ऊपर बसे हुए होते हैं, जो पहाड़ों से नदियाँ या मैदानों से जो नदियाँ लेके आती है। फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिकरण, आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति सामाजिकरण में कितना भेदभाव था। जो छोटे लोग थे उनके पास इतने सारे टैक्स लगते थे, बड़े लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं होता था। और क्या कहते हैं, कुलीन वर्ग जो था वह उनसे बदवा मजदूरी करवाता था। कोई भी उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं थी, दास प्रथा की तरह वहाँ पे काम होता था। तो बहुत सारी जो चीज़ें थी ये फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण है, ये आपको मिल जाएंगे। संविधान किसे कहते हैं, आपको पता है संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो कि लिखित रूप में है, जो कि हम लोगों को, जनता को क्या देते हैं, बहुत सारे कानून देता है और ये परिभाषित करता है संविधान के विभिन्न विभिन्न कानूनों को। तो देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और लोकतंत्र के लिए संविधान बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन जो है लोकतंत्र, आपको पता है। लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बता सकते हैं कि सबको वोटिंग देने का अधिकार होता है, मतदान का अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है, व्यापार करने का अधिकार होता है, इस प्रकार चुनाव में हिस्सा लेने का, भाग लेने का वो होता है। तो और लोग ही क्या करते हैं, जो क्या कहते हैं, लोग ही अपने प्रत्याशी को चुनते हैं, जो आगे चल के क्या बनते हैं, वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मंत्री या अलग अलग जगह पर जाते हैं। अगला प्रश्न है मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट। जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये 4-4 नंबर के प्रश्न है, अथवा में एक ही प्रश्न करने हैं, आपको याद रखना है। मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। आपको पता है कि जलवायु एक लंबे समय के लिए होती है, ठीक है, और मौसम जो होते हैं वह परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब एक। तो इसमें आपको स्पष्ट जो है अंतर है, ये आप अगर आप चैप्टर अच्छे से देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होएगा। तो हम आगे चलते हैं। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आता भी है। आपको पता है कि जो भारत है, भारत में अगर आप देखिए कि भारत भारत है ये, ठीक है, और भारत जो है, ठीक है, आप भी समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा इसी प्रकार से बना है। तो प्रायद्वीपीय भारत ये है जो कर्क रेखा से नीचे है, दक्षिण भारत, ठीक है, जो 3 तरफ से क्या है, पानी से घिरा है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वह क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं ये सूखी होती हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि मौसम में, वर्षा के मौसम में बहुत पानी होता है, अन्य जगह पे थोड़ा कम होता है। और हिमालय की नदियाँ जितनी होती हैं ये सब पानी से लबालब होती हैं। हिमालय की नदियाँ जो हैं वह थोड़ी लंबी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई जो होती है नदियों की थोड़ी छोटी होती है। दूसरा क्या कहते हैं, आप इसमें उदाहरण लिख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, और हिमालय की नदियों में आप गंगा, यमुना, ये सब नदियों के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। राशन की दुकानों में संचालन में क्या समस्याएं हैं, तो आप डेटा या अलग चीज़ों को देख के भी इसमें आप बता सकते हैं। उत्तरी मैदान और दक्षिण पठार के भौतिक रचना की तुलना कीजिए। तो आपको देखना है उत्तरी मैदान में, आपको बताना है कि उत्तरी मैदान में क्या होता है। नदियाँ अवसाद लेके आती है, उपजाऊ भूमि भी देती है, जिसके कारण अच्छी फसल होती है। दक्षिण के पठार में, दक्षिण के पठार हैं जो कि कई वर्षों से अब बहुत पुराने हैं, धरती के प्लेट से बाहर निकले हैं मैग्मा के रूप में। वहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। और भी अन्य क्षेत्र पे, जब महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में पहाड़ी भी है और कुछ क्षेत्र में जंगल भी है, तो जहाँ पर जो उनसी चीज़ सहूलियत के लिए ठीक है वही चीज़ वहाँ पे होती है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो साथियों, बेरोजगारी की प्रमुख हानियों के संक्षेप में वर्णन करें, ये भी एक प्रश्न है।
यहाँ पे याद रखना, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले किया। लोकतंत्र के प्रमुख गुणों को स्पष्ट कीजिए, वही जो पहले पीछे प्रश्न है वही ये यहाँ पे भी वैसे ही एक मिलता जुलता प्रश्न है। तो आप इसमें अपनी ये सारी बातें बता सकते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। वर्ष 1905 की रूसी क्रांति क्या थी? 1905 की रूसी क्रांति के आपको बताना है, ठीक है। हमें वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वनों का क्षेत्र बढ़ने के लिए सुझाव दीजिए। वनों का संरक्षण कितना ज़रूरी है हमारे लिए, वातावरण के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और पेड़ पौधे जो हमें देते हैं जिससे एक टेम्परेचर मेंटेन होता है। और वनों के संरक्षण से हमें बहुत कुछ मिलता है, सीखने को मिलता है, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रहते हैं हम। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। भारतीय जलवायु प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, इनका वर्णन कीजिए। ये सब हमने ऑलरेडी चैप्टर पे बता रखे हैं, उसके लिंक्स भी हम वीडियो में डाल देंगे नीचे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। भारतीय संविधान सभा पर एक विस्तृत लेख लिखिए। जैसे अभी आपको पता है भारतीय संविधान सभा के 299 सदस्य थे। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले लिख सकते हैं, आज़ादी के बाद का भी, थोड़ा पहले का भी ऐड कर सकते हैं, बाद का पूरा बता सकते हैं कि कब बैठकें हुई। और जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष जो थे वह कौन थे? वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिनको संविधान का जनक भी बोला जाता है। तो इससे बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें, और आपको याद भी रहेंगी, ठीक है। संविधान सभा के बारे में आप लिख सकते हैं। अच्छा, मैप पे काम करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सहयोग मेडिटेशन से आपका भविष्य बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप जो भी जहाँ पे भी कहीं पे भी हैं, आप प्लीज़ ध्यान कीजिए। सहज योगा मेडिटेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बारे में जानकारी आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक्स में देख सकते हैं। और आपको मैं अब आगे बढ़ा बताता हूँ कि हम कैसे इसको हम कंप्लीट करते हैं। चीन स्थानों को, निम्न स्थानों को भारत के मानचित्र पर अंकित कीजिए। हिंद महासागर आपको पूरे अच्छे तरीके से पता है कि अगर देखा जाए ठीक है, अगर आप देखा जाए, मैंने एक रफली ऐसी बनाई कि जैसे पेन चलता है उस हिसाब से मैंने आपको बताया। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, ठीक है। तो जो है आप हिंद महासागर क्या करेंगे, दक्षिण में लिखेंगे। तो दक्षिणतम यहाँ पे हिंद महासागर है नीचे, ठीक है। नई दिल्ली आपको पता है भारत के यहाँ पर है। वह शहर जो दो दो राज्यों की राजधानी है, वहीं पे आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा ऊपर चंडीगढ़ लिखना है। चिल्का झील कहाँ पे? चिल्का झील यहाँ पे उड़ीसा के पास में, ठीक है। थार मरुस्थल आपने यहाँ पे करना है वेस्ट में। अरब सागर में से द्वीप समूह यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। बंगाली खाड़ी में से द्वीप समूह यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और आप देख भी सकते हैं, अपने मैप भी उन्हें पास रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैप को आप देखना भी है। बंगाल की खाड़ी में स्थित आपको मैंने बता दिया कि लक्षद्वीप समूह। भारत के कोई भी दो केंद्र शासित प्रदेश, आप दिल्ली लिख सकते हैं, ठीक है। और अब तो आपको पता है कि लद्दाख भी है और जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, पौंडीचेरी है, ये सब चीज़ें हैं, चंडीगढ़ है, इन पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। महाराष्ट्र और केरला की राजधानी आपने बतानी। महाराष्ट्र की तो आपको पता है कि मुंबई है, केरला की सब थोड़े से मुश्किल रहते हैं, तो आप लोगों ने केरला की तिरुवनंतपुरम है, वह आपने राजधानी देखनी है। गंगा नदी का उद्गम स्थान आप सबको पता होना चाहिए। गंगा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड में है, जिसे गौमुख कहते हैं। गौमुख, गंगोत्री, गौमुख, गंगोत्री, ठीक है। तो आप इम्पोर्टेंट रखना कि गौमुख जो है वो गाय के मुंह जैसा है, इसलिए उसको गौमुख कहते हैं, और वह गंगोत्री में है। तो गौमुख गंगोत्री आपने लिखना है, और ये उत्तराखंड में है, जो आपको पता है कि नॉर्थ अगर। तो साथियों, ये जो था, ये लास्ट जो क्वेश्चन था, ये यही था कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? वह है उत्तराखंड में। और आपको पता होना चाहिए कि जो मैप है, भारत का जो मैप है, अगर हम इस प्रकार से मैप देखते हैं, ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो उत्तराखंड यहाँ पे पहाड़ों में है, ठीक है। तो गौमुख इसमें आपने लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पे बिल्कुल ही लास्ट पूरा सामाजिक विज्ञान का, एसएसटी का, क्लास 9th हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने हम लोगों ने दिखाया और उत्तर भी बताने की कोशिश करी। अगर आपको सच में पसंद है तो मैं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका अभिभावक, जो भी आप मेंटर, जो भी आप समझते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अतुल भारत, आपका साथी, और ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे।
और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए बहुत सारे लिंक्स दे देंगे जिसमें आपको सहयोग मेडिटेशन के बारे में पता लगेगा, और जो इससे रिलेटेड वीडियोस हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो अगर वीडियो को सच में आप इसको आप सेव रखना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिएगा वीडियो को और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।